Hello students, hope you all are doing so well. So today we are going to start our first class of class 12th and our first topic is business environment. So let's start this chapter. Okay, so the business environment. All of you know the meaning of business. Okay, so here are the two words business and environment, and all of you know very well that business is something that can exchange, okay, and environment you all know, okay. So the business environment means forces like economic, social, political, technological, etc., and institutions that suppliers, customers, competitors, etc., outside the firm with which its member must deal to achieve the organization's purpose. ओके तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ये एक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी हमारे इकोनॉमिक, ये इन्वायरमेंट वो नहीं है जिसको हम लोग एक अपना वेदर, एयर, वाटर पोल्यूशन वाला नहीं, ये इन्वायरमेंट हो गया जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि आपके बिजनेस में इन्वायरमेंट का क्या रोल है, ठीक है। तो हमारे जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं और जितने भी हमारे कस्टमर्स और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। Okay, so it is the aggregate of all conditions, events and influence that surround and affect it. Okay, so आपको ये बात पता होगी कि लास्ट 3-4 ईयर्स से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हर बार जो है वो ये जो है वो कम एटलीस्ट आपका 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है इसमें से आपको कम से कम आप 8 to 9 मार्क्स के जो है आपको इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी 6 to 5 मार्क्स का, यस, ठीक है। क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आपका एक सिंगल मीनिंग या कोई 2 डायमेंशंस क्वेश्चंस आते हैं, एंड उसके बाद उसमें आपको 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है इसमें से। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर में से ज़रूर आता है। एंड लास्ट 3 ईयर से आपसे वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से ही पूछा जा रहा है, जिसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, so now come to the next, the features of business environment. Okay, the features is all the external forces. External forces means, okay, the external forces means ये जो भी हम लोग ने पढ़ा institutions, okay, which directly और indirectly affect the business organizations, यानी कि जो हमारे business organization को directly और indirectly affect करती है, उस पर impact डालती है, उसको हम बोलते हैं external forces. नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ठीक है। स्पेसिफिक जनरल यानी कि जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ठीक है, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और नॉन ह्यूमन और जनरल फोर्सेस लाइक सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जो होते हैं ये क्या करते हैं? इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है इंटर रिलेशन। सो इंटर रिलेशन जितने भी हमारे क्या होते हैं, ऑल द फोर्सेस एंड द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो क्या है, ये जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। एंड ओके, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल भी हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है, जैसे इंक्लाइनेशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल क्या है, लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा मोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। द डिमांड ऑफ फास्ट फूड इज़ इंक्रीजिंग, हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा हम लोग का है, तो ये सब क्या है, ये एक ऐसा है जो एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। लाइक हम लोग को पता है कि जैसे हमारे आईटी सेक्टर में हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी कंपनी में कब तक सर्टेनिटी है, हो सकता हो आज बहुत प्रॉफिट है और कल बहुत लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक, ओके। डायनेमिक मीन्स कि जब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, विच इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, ठीक है, वो कोई स्टैटिक नहीं होता और रिजिड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या है कि वी कैन से दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज, ओके, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विद इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे हमारे जो है बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी इज द
इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री, यानी कि हर एक जो कंपनी है वो क्या है, हर एक कंट्री में होती है। जैसे हम लोग देखते हैं इन्फोसिस है, विप्रो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये दे में भी डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री। ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रॉफिट एक कंपनी या कंट्री में हो रहा होगा वो दूसरे में भी वैसे ही सेम हो रहा होगा। ओके, सो हेयर ऑल द फीचर्स आर डन। लास्ट ईयर जो है आपसे 2018 में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड और आप लोग जो भी रेफरेंस अगर यूज़ कर रहे होंगे, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव इट टू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यस, इम्पोर्टेंस भी जो है आपसे 2019 में ही आपसे 5 मार्क्स का पूछा गया था, तो मेक श्योर इसको अच्छे से पढ़िएगा। एंड यस, लिखा कैसे जाता है ये आप इस PDF आपका जो है ये आपको अच्छे से इसमें दिख रहा होगा कि आपको इसमें जो हेडिंग्स हैं वो देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे आंसर्स लिखना या विदाउट पॉइंट, तो जो चेक करने वाला है उसको ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि आप एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो। मे बी आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप उसके हेडिंग्स डालोगे तो क्या होगा, इम्पैक्ट अच्छा आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? The first is environment provides numerous opportunities for business success. Okay, business success, it enables to firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Okay, that means कि business क्या करती है, वो अपने employees को एक opportunity देती है, ठीक है। mover we can say that a company that moves the position of a family or business from one side to another. ओके, या कह सकते हैं कि दैट अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय मूविंग अ कंपनी। ओके, दैट इज़ कॉल्ड अ मूवर एडवांटेज। उनके पास एक एडवांटेज होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है। यानी कि किसी भी कंपनी में कुछ भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या एक तरीके से आपको वो थ्रेट या सिग्नल आपके मैनेजर को मिल जाता है, ठीक है। उनको वो इंट्यूशन हो जाता है कि उनकी जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन टैपिंग एंड यूजफुल रिसोर्सेज इन्वायरमेंट। ओके, इट इज़ अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। यस, ठीक है। जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं, हमें अपनी कंपनी में ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे भी हमारे मशीन्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये सब क्या होने चाहिए, इको फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए भी ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस सेंसिटाइजेस द मैनेजमेंट टू मेक न्यू स्ट्रैटेजी टू कॉपी विद द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ चेंजेस। ओके, ठीक है। तो रैपिड चेंजेस मीन्स कि जो भी हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो क्या करते हैं, दे मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी कि उनकी अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको क्या करें, उसको वो रिकवर कर सकें, उसको कम कर सकें। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Its understanding and analysis can be basis for deciding the future course of action or training guidelines for decision making, ठीक है। और क्या बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस है कि वो क्या आपको असिस्ट करती है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले यू हैव टू मेक अ प्लान, ठीक है। उसकी एक पॉलिसी होती है, उसको आपको समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस पॉलिसी को बनाएंगे तो वो क्या होगा, आपकी फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप वो जो प्लान्स हैं, डिसीजंस हैं, वो आप फ्यूचर के बेसिस पे ही बनाते हैं। Next is it helps in improving performances. With continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance. Yes. तो बिजनेस इन्वायरमेंट पे हमने एक्चुअली क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इकोनॉमिक, सोशल, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकली और टेक्नोलॉजिकली फोर्सेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये रिकवर करते हैं उनको। ओके, सो द नेक्स्ट इज डायमेंशंस। यस, डायमेंशंस भी आपका जो है वो 2 मार्क्स में आ चुका है इन 2018।
ओके तो इसमें आपसे पूछा गया था कि नेम द टू डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो सिर्फ नेमिंग पूछी गई थी, तो आपको सिर्फ माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट लिखना था। और अगर आप ये चार्ट भी इस तरीके से बना देंगे तो अच्छा है, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप ये 2 भी लिखेंगे देन यू ऑल्सो गेट अ मार्क्स, बट इट्स लुक इम्पैक्टफुल। Okay, so the microenvironment is internal factors and external factors, and macro environment is economic environment, social environment, technological environment, political environment, and legal environment. Okay, so the first is micro environment. What is micro environment? Microenvironment refers to those internal external factors which exercise a direct influence on the working and performance of an individual business organization। यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है ये हमें क्या बताता है, माइक्रो इन्वायरमेंट बताता है। इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट और tax environment. Now, what is internal factors? There are number of internal environmental factors that influence the strategic decisions in a business. The first is corporate culture. The values, beliefs, and attitudes of the founders and the top management of company exercise a strong influence on what the company stands for and how it does things and what considers it important. ओके तो कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होती है, जो वो क्या सोचती है, वो क्या उसके बिलीव्स होते हैं, उसके क्या वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसका क्या स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कि उसकी कंपनी एक्चुअली किस चीज़ पे बनी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, ठीक है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या अपने कंपनी के बेसिस के लिए सोचता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट कल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप लोग 12th क्लास में हैं, तो आप लोग 12th क्लास में क्यों हैं, ठीक है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसमें, ठीक है, आपने कॉमर्स क्यों लिया, ठीक है, आप क्या आगे कॉमर्स लेके क्या करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका बिलीफ हो गया, तो यही क्या करते हैं वो कंपनीज में होता है। नेक्स्ट इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। द बिजनेस फिलोसफी एंड पर्पस ऑफ अ कंपनी गाइड्स इज प्रायोरिटीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। यस, हर एक कंपनी का क्या है, बिजनेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मिशन होता है, क्या होता है कि वो क्या करें, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनकी अपनी कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ होती हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, आगे प्रॉफिट बनाने के लिए। प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, अपने उस प्रोडक्ट का क्या करें, मार्केट में उनको स्कोप होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और वो उतने ही प्रोडक्ट जो है वो उसका भी डेवलपमेंट उस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट सोर्स। The composition of BOD is Board of Directors, CEOs, Chief Executive Officers, and high professionals of management and organizational structure of a company have important bearing on its business decisions. Yes, ठीक है, जो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे BOD, CEO और जितने भी हाई प्रोफेशनल्स, वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, और उनके डिसीजंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड द BOD सेट्स द डायरेक्शन एंड मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। यस, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपने पॉलिसीज़ को सेट करेंगे, और तभी उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको अच्छे से फॉलो करेंगे फॉर द रनिंग ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट इज पावर स्ट्रक्चर। द इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन important factor. The top management enjoys the support of employees at different levels, also has an important bearing on decision making and working of the company। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए कि एक सबसे ज़रूरी ये भी होना चाहिए कि जो भी हमारे टॉप लेवल्स हैं उनके जो कॉर्डियल रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो क्या होंगे, उनके डिसीजंस में डिफरेंसेस होंगे, जो कि क्या होगा, पूरे कंपनी को सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि वो हो सकता है किसी भी एक चीज़ के लिए वो एग्री ना हो, और उसी का इम्पैक्ट फिर किस पे पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ पे पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी हमारे BOD, जितने भी हाई प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके साथ साथ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी इक्वली सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्वलिटी, ब्रांड इक्विटी। ओके,
The image and brand equity of the company play a significant role in raising finance, forming alliances, choosing dealers and suppliers, launching new products, entering new market, etc. ओके तो कंपनी के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी अपनी एक इमेज होनी चाहिए, एक ब्रांड इक्विटी होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का है. ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन जो भी फाइनेंस होता है, जो भी अलाइंसेज होती हैं. ठीक है, उसके जो डीलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये सब क्या है, ये सब दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑफ रनिंग अ बिजनेस. So these all are the internal factors. Now come to the external factors. First is customers. The people who buy a firm's product and service are its customers. Okay, a business exists to create and satisfy customers. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि आप जो प्रोडक्ट को बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपके लिए कौन कौन लोग ज़रूरी हैं. ठीक है, आप वो प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो, क्या सोच के बना रहे हो. तो कस्टमर्स मीन्स क्या हो गया कि आपके लिए क्या ज़रूरी हो गया. अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो भाई आपका पहला क्या है कि यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. ओके, अगर आप सेटिस्फाई करते हो कस्टमर्स को, दैट मीन्स कि योर प्रोडक्ट इज़ गुड. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स. यस, आपको भी पता है कि क्या है कि मार्केट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो उसका कॉम्पिटिटर आपको ज़रूर मिलता है. ठीक है, कॉम्पिटिटर्स दे हैव बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट 2. What is the meaning of direct and indirect competitors? Direct competitors are the other firms which have offer the सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट. जैसे टीवी सोनी भी बनाती है, एलजी भी बनाता है, सैमसंग है, वॉशिंग मशीन हो गई. तो ये क्या है, इनके बीच में आपस में क्या है, एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है. इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या हो गए, जो डिस्क्रिशनरी इनकम्स होती हैं जिनके. ठीक है, सिनेमा हाउस हो गया. ठीक है, हर कोई जो भी एक आप लोग जाते हैं, पीवीआर में जाते हैं, आईनॉक्स पे जाते हैं, तो वहाँ क्या है, आप लोग देखते हैं कि मूवी तो एक ही है लेकिन क्या है, प्राइसेस डिफरेंस होते हैं. ठीक है, आप किसी फेयर में जाते हैं, फेयर में आप देखते हैं कि एक ही तरीके की सिमिलर एक दो शॉप्स होती हैं. ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, प्राइस के डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, मार्केटिंग एंटरटेनमेंट जो, तो ये सारी जो डिस्क्रिशनरी इनकम होती है, ये होते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशंस. Next is suppliers. Suppliers refers to the people and groups who supply raw materials and components of the company. Yes, सप्लायर्स भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि भाई आपका जो गुड्स आप लोग बना रहे हो उसको भी सप्लाई करने के लिए एक सप्लायर होना चाहिए आपके पास. ठीक है, एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्वालिटी लेवल्स एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इट इज़ वेरी रिस्की टू डिपेंड ऑन अ सिंगल सप्लायर. येस, दैट मीन्स कि अगर आपकी कंपनी में एक ही सप्लायर है तो क्या होगा, ये रिस्क भी हो सकता हो कि बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रीजंस कि अगर वो सप्लायर कभी आपके गुड्स को सप्लाई नहीं कर पाता है तो क्या होगा, आपका तो वो जो पर्टिकुलर बल्क है वो आपका रुक सकता है, क्योंकि आप एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंड थे. तो इसलिए आपके पास क्या है, आपके पास यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द एन नंबर ऑफ या मेनी सप्लायर्स. आप किसी एक सप्लायर्स के बेसिस पे अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज मार्केट इंटरमीडियरीज और द मिडल मैन. Several marketing intermediaries help a company in promoting, selling and distributing its product to customers. Middleman का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी सब चीज़ों को देख रहा हो, वो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी देखेगा, वो प्रमोट भी करेगा, सेलिंग भी करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो घर पे जाके बेचेगा, नहीं, मतलब वो आपकी इन सारे प्रोसेस का ध्यान रखेगा. लाइक अ एजेंट. ओके, मिडल मैन आर लाइक एजेंट्स, wholesalers and retailers serve as a link between the company and its customers. Next is financiaries. The shareholders, financial institutions, debenture holders and banks provide finance to a company. Financial capacity, policies and attitudes of financiaries are important factor of the company. ओके, तो फाइनेंशियरीज का मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमारे अब बिजनेस रन कर रहे हैं तो कैपिटल भी चाहिए होती है और वो हम बैंक से प्रोवाइड हमें मिलता है. ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, द शेयर होल्डर, जितने भी इंस्टीट्यूशन से हमको डिवेंचर होल्डर लेते हैं. ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी, पॉलिसीज जो भी हैं उन सबको क्या है, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज पब्लिक. पब्लिक इंक्लूड आर दोज ग्रुप्स हु हैव एन एक्चुअल or potential interest in the company or influence the company's ability to achieve its objective. ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो एनजीओ से या कि कोई मीडिया ग्रुप से या इन्वायरमेंटलिस्ट या ऐसी लोकल कम्युनिटी से क्या करती हैं, उनसे ज्वाइन हो जाती हैं और अपने प्रोडक्ट को वो प्रमोट करती हैं. ठीक है, अ कंपनी कैन कोऑपरेट विद द लोकल पीपल टू इम्प्रूव इट्स इमेज एज वेल एज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द पीपल.
Okay, so the next is macro environment. Macro environment refers to the general environment or remote environment within which a business firm and forces in its macro environment operate. Okay, a company does not directly or regularly interact with the macro environment, and macro environment is also known as indirect action environment. ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स में आ चुका है. ओके, एंड ये क्वेश्चन आपका आया था 2017 में. ठीक है, सो ये 2 मार्क्स का आया था, एंड 2 मार्क्स में जितना लिखा है सफिशिएंट, क्योंकि आपको बस पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है. ठीक है, ओके. तो मैक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है? इट्स अ जनरल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट. ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा बिजनेस फर्म है वो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के ऑपरेट होने के बाद उस माइक्रो इन्वायरमेंट में चलता है. ठीक है, एंड अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलरली इंटरेक्ट विद द मैक्रो इन्वायरमेंट. ठीक है, यानी कि वो मैक्रो इन्वायरमेंट में जो कंपनी है वो डायरेक्टली या रेगुलरली जो है अपनी कंपनी उस इंटरेक्ट नहीं करती है मैक्रो इन्वायरमेंट से. चलिए पढ़ते हैं कि इसकी कंपोनेंट्स हैं क्या. फर्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? दैट इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स एंड फोर्सेस कंसर्निंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इट इंक्लूड्स ऑल सच फोर्सेस of economic development are as follows: GDP, corporate profit, inflation. यानी कि जितने भी आप ये सब पढ़ते होंगे कि जो इकोनॉमिकली हम लोग देखते हैं कि GDP है होती है हमारी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है घटता है, हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कितनी है, हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट रेज किया, वो लॉस में तो नहीं है, टैक्स रेट क्या है. तो ये सब क्या हो जाता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट मीन्स कि जितने भी कल्चरल वैल्यूज़, फॉर्म्स, फोर्सेस, ठीक है, के बिलीव्स, लाइफस्टाइल, एज, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, ये सब क्या आते हैं हमारे सोशल इन्वायरमेंट में. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. टेक्नोलॉजिकली मीन्स कि जैसे it refers to the state of science and technology in the country and related aspects such as the rate of technological change, institutional arrangement of the development. फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स आर बीइंग बिजी इन इंडस्ट्री. ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे जो भी टेक्निकली जितने भी काम होते हैं वो सब क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी है आपको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए. ठीक है, जैसे भी छोटी छोटी रॉ मटेरियल्स या मशीनरी जो इक्विपमेंट्स हमारे बनते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स. फॉर एग्जाम्पल द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन एग्जिस्टेंस, गवर्नमेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स वेरियस इंडस्ट्रीज़. ठीक है, पॉलिटिकली का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे क्या है, द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट. ठीक है, हमारे जो भी चीज़ें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाती है, जो गवर्नमेंट उन कंपनियों के लिए, उस फर्म के लिए करती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. लीगल. द लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. The main components are as follows, that is Trademark Act 1969, Essential Commodities Act 1955, Standard of Weights and Measures 1969 and the Consumer Protection Act 1986. And the last topic is SWOT analysis. SWOT is अभी तक वैसे ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इट्स मे बी एक्सपेक्टेड कि आपसे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसका एक्रोनियम. सो S is strength, W is weakness, O is opportunity and T is threat. ये होता क्या है? जिसमें strength and weakness है, they can be identified by analyzing the internal environment, opportunity, and threats can be identified by analyzing the external environment. ठीक है, ये जो S and W है ये क्या है आपका? ठीक है, ये एनालाइज किया जाता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में, एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं दे आर आइडेंटिफाइड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका चैप्टर वो 6 to 7 मार्क्स कवर करता है. और अभी तक जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सब मैंने अभी आपसे डिस्कस भी कर लिए हैं. ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे. ठीक है, और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट्स मैंने वो सब कुछ कवर किया है. जो जो चीज़ें आपसे 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछी गई हैं वो सब भी मैंने आपको इसमें बता दिया गया है. इसमें कैसे लिखना है वो भी आपको इसमें गिवन है. एंड स्टिल आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन.
and forward to the other students, and don't forget to like and subscribe. Thank you, students.